नमस्ते साथियों, अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को नहीं जानते हैं तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर जो भी इतिहास में इंटरेस्ट हल्का से भी लेता है तो उसको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में या उसकी कहानी के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ये वो शासक है जो अपने समय से लगभग 1000 वर्ष आगे की सोचता है ये व्यक्ति, इसलिए इसके बारे में हमको जानना चाहिए। इसको क्यों जानना चाहिए? जो हम आज की दुनिया में जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो चीज़ अप्लाई यहाँ पर इस समय हो रही हैं, ये आज से 1000 साल पहले उसको अप्लाई कर चुका था, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज हम मध्यकालीन भारत सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी है। अलाउद्दीन खिलजी जब अपने चाचा की हत्या कर देता है कड़ा में, तो अब इसको दिल्ली पहुंचना है, पर अभी भी दिल्ली में पर राजा तो जलालुद्दीन खिलजी ही है। तो जो कड़ा में अगर उसने इसको मार भी दिया, पर वहाँ दिल्ली की जनता के लिए तो अभी राजा ये नहीं है। तो इसको यही डर है कि मैं जब दिल्ली पहुँचूँगा तो वहाँ की जनता और जो वहाँ के अमीर वर्ग हैं, वहाँ के जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं वहाँ के, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो इसका अन्य उपाय क्या निकाला? ये देवगिरी से जो धन लूट के लाया था, उस धन को, उस सोने चांदी को ये दिल्ली तक पानी की तरह बहाता चला गया। जो इसको मिला इसने सबको धन बांटा। जितना भी लूट का धन था इसने पानी की तरह बहा डाला, और जो विरोध में था, जो विरोध में था उसको ये अपने पक्ष में करता चला गया। जब ये दिल्ली पहुंचा तो इसको पता था वहां पर विद्रोह हो सकते हैं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के जो विश्वास पात्र अमीर लोग हैं, अमीर मतलब उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सेनापति हैं, वो सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विद्रोह कर सकते हैं, जनता विद्रोह कर सकती है। और सबसे ज़्यादा उसे डर अमीर वर्ग से था, क्योंकि ये अमीर वर्ग तख्ता पलट कर सकते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रणनीति अपनाई? जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसने सबसे पहला काम क्या करा? जब वो सबसे पहले सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। क्या किया? सिकंदर ए सानी। अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित कर दिया। और आप जानते हैं सिकंदर विश्व विजय करने निकला था, तो ये भी पूरे विश्व को जीतना चाहता था सिकंदर की तरह, इसीलिए अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। और इसकी महत्वाकांक्षा देखिए कि कितना महत्वाकांक्षी है। ये कहता है कि मैं पूरे विश्व में एक अलग ही धर्म चलाऊंगा, एक अलग ही धर्म चलाऊंगा। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। सिकंदर बनना चाहता है, दूसरा धर्म चलाना चाहता है। जब ये दिल्ली के तख्त पे बैठा तो जो दिल्ली में काजी थे वो समझदार थे, तो उनने इसको समझाया कि सर इतनी महत्वाकांक्षा रखना ठीक नहीं है, आप पहले इनको छोड़िए, दूसरा सिकंदर तो बाद में बनिए,
पहले आप अपने दिल्ली को संभालिए और पूरे भारत में पहले, सबसे पहले अपने भारत को अपने कब्जे में करिए, भारत में अपना शासन, पूरे भारत में अपना शासन स्थापित करिए, फिर विश्व के बारे में सोचना। तो ये बात इसके समझ में आई और उसने अपनी ये जिद छोड़ी और उसने अपना फोकस भारत पे कर लिया। तो मुझे जो मेरे खिलाफ विद्रोह होने वाले हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी के विशेष अमीर हैं, विश्वासपात अमीर हैं, वो विद्रोह करेंगे, वहाँ की जनता विद्रोह करेगी और उनको दबाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मैं दिल्ली पर शासन कर पाऊँगा और दिल्ली से फिर मैं पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाऊँगा। तो इसको बहुत क्लियर था कि मुझे कैसे अपने शासन को आगे बढ़ाना है, कैसे राज चलाना है, क्योंकि ये इसके जलालुद्दीन खिलजी के शासन से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि ये नर्म स्वभाव का व्यक्ति था, ये सबको अपने साथ लेके चलने वाला व्यक्ति था। पर नहीं, वो ये मानता था कि ऐसा शासक होना ठीक नहीं है, इतना नर्म, उसको कठोर होना चाहिए, उसको अपने साम्राज्य को विस्तार करने वाली उसकी सोच होनी चाहिए। ये इसकी सोच थी। तो विद्रोह का जो इसको डर था, उस डर से इसने ऐसे सख्त कानून बनाए, जो सख्त कानून आज के समय में अप्लाई होते हैं। आज कहीं ना कहीं वो कानूनों को अप्लाई किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के परिवेश में कि वो नियम कहाँ पर, वो कानून कहाँ पर लागू हो रहे हैं वर्तमान में। तभी मैं कह रहा हूँ, ये आज से 1000 वर्ष आगे की सोचता था ये व्यक्ति। इसके जो महत्वपूर्ण कानून हैं, वो कानून बनाए गए थे अपने खिलाफ विद्रोह को रोकने के लिए, कि मेरे खिलाफ कोई विद्रोह ना कर पाए और दिल्ली का सुल्तान बनकर मैं पूरे भारत पर शासन कर पाऊँ। इसने सख्त कानून बनाए और सख्त कानून में से सबसे पहला सख्त कानून क्या था कि मेरे खिलाफ कोई विद्रोह ना हो। तो इसने सबसे पहले अमीर वर्गों को, जो अमीर थे, अमीर वर्ग मतलब मंत्री, महामंत्री, उसके सेनापति, सूबेदार, इनने सबकी ज़मीनें छीनना स्टार्ट कर दिया। सभी अमीरों की जो इनको दान में मिली थी, जो उलेमा वर्ग था, जो मुस्लिम धर्म गुरु थे, उनको जो ज़मीनें उपहार में मिली थी, वो सब इसने वापस ले ली उनसे, उन सबको सरकारी ज़मीन में बदल दिया। तो पहला काम क्या करा, अमीरों की ज़मीन वापस ले ली जो उनको मिली थी, और सरकारी ज़मीन में उनको मिला लिया। इससे क्या हुआ हम ये भी समझेंगे। इससे ये हुआ कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए, और जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति, तो वो अर्थ कमाने पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि सत्ता हासिल करने में या विद्रोह करने में। तो इसलिए इनने सबसे पहला काम अमीरों के खिलाफ ये करा। इसने दूसरा काम क्या करा, इनने शराबबंदी कर डाली। बंदी, इसने दिल्ली में शराब बेचना, शराब पीना, शराब बनाना, सब पे प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि ये मानता था कि जब ये लोग शराब पीने के बहाने एकत्रित होते थे, तो राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ साजिश रचते थे। जब ये लोग दारू पार्टी या शराब पार्टी करते थे, वहाँ पर राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ साजिशें रचते थे। तो इसने शराब पे ही बैन लगा डाला। अब इनने तीसरा काम क्या करा, इसने तीसरा काम ये करा कि एक गुप्तचर सेना बनाई इनने पूरी, गुप्तचर व्यवस्था की, और उसमें कई लोगों को शामिल करके इतने सारे गुप्तचर कर दिए जो अमीर वर्ग के घर घर में क्या बन रहा है वो तक बता देते थे राजा को। इतनी खतरनाक गुप्तचर व्यवस्था इसने
बनाई, जो आजकल के ज़माने में जिन्हें आप जासूसों के नाम से जानते हैं, ये तभी बना चुका था। अमीर वर्गों के घर में अगर कोई भी बातचीत होती थी वो राजा तक पहुंच जाती थी। तो अमीर वर्ग इतना खौफ में आ गया था कि अपने आपस में साथियों से बात करने में भी डरता था कि कोई इसका जासूस तो नहीं होगा, और राजा को बता दिया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो इस कारण से राजा के खिलाफ साजिश रचने की संभावना और कम हो गई। इसने चौथा काम क्या किया, समारोह व शादी के लिए सुल्तान की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अमीर वर्ग आपस में रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकते। अगर उन्हें जोड़नी है तो राजा से मंजूरी, परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका मानना यह है कि ये लोग आपस में जब अगर ये संबंधी बन जाएंगे तो राजा के खिलाफ गुटबंदी करके उसको तख्त से हटाने के लिए साजिश रचेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाएंगे। इसलिए इसने कि कोई भी व्यक्ति अगर समारोह करता है और पार्टी और शादी आपस में संबंध शादी करता है तो राजा से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। तो आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो कानून बनाए वो कितने कठोर थे और अपने खिलाफ होने वाले साजिश को रोकने के लिए कितने सटीक थे। इससे क्या लाभ हुआ अलाउद्दीन खिलजी को कि इसके खिलाफ विद्रोह होने बंद हो गए। अब ये फोकस कर सकता था पूरे भारत पर, और इसने वो किया। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे बाहर से हो रहे मंगोलों के आक्रमण से लड़ने के लिए इसने रणनीति बनाई। कैसे इसने इतनी बड़ी सेना रख रखी थी कि मंगोलों को इसने जीतने नहीं दिया।